हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा विज्ञान के पार्ट नंबर 5 के बारे में, शरीर में गति के बारे में। नई किताब के अंदर जो 2023 और 2024 के लिए आपको दी गई है उसमें ये पार्ट नंबर 5 है, और पुरानी किताब अगर आपके पास है तो पार्ट नंबर 8 है। इस पार्ट के बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाकर डाल रखा है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, शायद आपको हेल्प मिल जाए वहां से। और नहीं तो बाकी अगर आप रिवीजन पर्पज के लिए आए हैं तो मैं यहाँ पर सारी चीजें आपको दोबारा से थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज जीवित है या निर्जीव, वो उसके चाल पर निर्भर करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे जीवित चीजों में जो कॉमन होती है, जैसे कि जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सब चल फिर सकती हैं, वो सब खा पी सकती हैं, तो चलना फिरना बहुत जरूरी है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पाठ में, शरीर में गति के बारे में। हम मानव शरीर के बारे में चर्चा करेंगे, छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे वो गति कर पाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, गति करने के जो विभिन्न तरीके हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे जीव हैं जो दौड़ पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उड़ पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चल पाते हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो तैर पाते हैं। हम कुछ ऐसे जीवों में आते हैं जो चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, उछल भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं, रेंग भी सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। सैनिकों को आपने ट्रेनिंग करते हुए देखा जरूर होगा, और साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हम उड़ भी सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे शरीर में उड़ने के लिए कोई ऐसा अंग नहीं है, पर हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे यंत्र बना दिए। हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी उड़कर जा सकते हैं, रॉकेट का निर्माण कर लिया हमने। तो वही कह रहा है क्या कि हम कहीं ना कहीं अपने शरीर में हलचल करते हैं, शरीर में गति करते हैं। अब शरीर द्वारा गति से फायदा क्या होता है? जब इंसान को अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है तो एक स्थान से दूसरी जगह तक चलकर जाता है, और जिसके लिए वो विभिन्न प्रकार की गति करता है। ऐसे ही जीवों को भी चाहिए, जैसे गाय भैंसों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जंगलों में चलना फिरना पड़ता है, भोजन खाने के लिए उसे मुंह चलाना पड़ता है, चबाने के लिए मुंह चलाना पड़ता है, और पचाने के लिए शरीर के अंदरूनी अंग हलचल करते हैं। कुछ ऐसी हलचलें हुए हमारे शरीर के अंदर जो हम नहीं कर सकते, वो अपने आप होते हैं, जैसे दिल की धड़कनों का चलना, फेफड़ों में ऑक्सीजन का अवशोषित होना, रक्त का प्रवाह। ये ऐसी गतियां हैं बेटा जो अपने आप होती है, हम नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी गति है जो हम कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर का हिलाना, चलना फिरना, दौड़ना उड़ना तैरना, ये सब हम कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर एक तालिका है 5.1, जिसमें हमने जंतुओं के नाम के सामने तालिका को भरा था कि किसके द्वारा वो चलते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं या फिर और गति करते हैं। हमने फिर शुरुआत की थी मानव शरीर से बेटा, और मानव शरीर की गतियों से। हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में सभी अंग अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जो कार्य बेटा आपके मुंह का है वो आपका शरीर का अगला अंग हाथ नहीं कर सकता, नाक का जो कार्य है वो कभी पेट नहीं कर सकता, पैर का जो कार्य है कभी भी आपका दिमाग नहीं कर सकता। सभी का अपना अपना कार्य है, और सभी अंगों में बेटा अलग अलग प्रकार से गति होती है। कंधे की बात करें तो कंधा जो है वो चारों तरफ घूम सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। गर्दन की बात करें तो पूरा 360 के कोण पर नहीं घूम सकता, पर ऊपर नीचे कर सकता है। ऐसे बेटा और भी हमारे शरीर के अंग है जो हलचल दिखाते हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी इस तालिका से हमारे शरीर के गति के बारे में, जहां पर हमने गर्दन, कलाई, उंगली, घुटने, एड़ी, पादंगुली, पीठ, सिर, कोहनी और भुजा में होने वाली गतियों के बारे में चर्चा की थी। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गति करते हैं, पूरा घूमता है, और बहुत सारे अंग ऐसे भी है जो गति नहीं करते हैं। क्या होता अगर हमारे शरीर में बेटा सिर्फ एक ही अस्थि होती? क्या होता हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा ना होकर हड्डी होती? तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं होगा। अगर बात करें बेटा हम इस छड़ी की, तो इस छड़ी में कोई मोड़ नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है, तो ये गति नहीं कर सकता बेटा, इसकी गति करना संभव नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि इस लकड़ियों की सहायता से हम लकड़ी की काट बना लेते हैं, जिसे आप कहते हैं बग्गी, और जिसको चलाया जाता है। तो आपने नोटिस किया कि उसके अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं। तो जब शरीर अलग अलग हिस्सों से बना हुआ है और वो हिस्से अलग अलग तरीके से स्वतंत्र हैं, तो कार्य कर सकते हैं चलने फिरने का, गति का। तो हमने बात की थी कि अगर मैं अपने मान लीजिए कोहनी पर इसे बांध लूं तो मैं अपनी कोहनी को मोड़ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हमारी कोहनी के अंदर दो अलग अलग अस्थियां हैं जिनको आपस में संधि द्वारा जोड़ा गया है, और ये संधि अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार की होती है, जिससे कि वो गति भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम संधि के बारे में और डिटेल में। संधि संधि क्या होता है? जब दो अस्थियों को आपस में जोड़ा जाता है तो उस जोड़ को हम संधि कहते हैं। ये संधि हर जगह पर पाया जाता है, हमारे सिर में, चेहरे में, गर्दन में, नाक में, कान में, कंधे में, हाथ में, पैर में, उंगली में, पादंगुली में, हर जगह ये पाया जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा इसके सबसे पहले भाग के बारे में, कंदूक खलिका संधि के बारे में। कंदूक खलिका संधि कहाँ पाया जाता है? ये हमारे जांघ की हड्डी में पाया जाता है, और साथ ही बेटा हमारे ये कंधों में पाया जाता है।
जो चारों तरफ घूमने के लिए जरूरी है। और जिस चीज में ये धसा होता है उसे गुहिका कहते हैं। गुहिका जैसी संरचना के अंदर ये धसा होता है और ये स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, और इस संधि को कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि। इसके बाद है बेटा धुराग्र संधि। धुराग्र संधि हमारे गर्दन और सिर के बीच में होता है, जिसको हम आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं, पर स्वतंत्र रूप से 360 का कोण नहीं घुमा सकते। उसके बाद हमने पढ़ा था हिंज संधि के बारे में, जो हमारी कोहनी और घुटने में पाए जाते हैं, जिसको हम सिर्फ एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, दूसरी दिशा में अगर मोड़ने का प्रयत्न करें तो वो टूट सकता है। उसके बाद हमने अचल संधि के बारे में बात की बेटा। कुछ ऐसी संधियां भी हैं जो अचल होती हैं, जो संधि तो है, अलग अलग हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में तो आया है, पर वो हिलडुल नहीं सकता। जैसे अगर हम ऊपर वाले कह सकते जबड़े की बात करें, हम जब बोलते हैं बेटा तो आपने नोटिस किया हो कभी भी, मैं जब बोल रहा हूं तो आप नोटिस करना मेरा जो ऊपर वाला जबड़ा है वो नहीं हिल रहा, वो नीचे वाला जबड़ा जो है वो ऊपर नीचे होता है बस। तो कहने का मतलब नीचे वाला जबड़ा जो है वो गति दिखा रहा है, ऊपर वाला जबड़ा जो है अचल है, हिलता डुलता नहीं है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं और उन हड्डियों के ढांचों को कंकाल कहा जाता है। कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो 206 हड्डियों से ज्यादा हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, और धीरे धीरे वो हड्डियां आपस में जुड़ती चली जाती हैं और फिर हमारी हड्डियां कम हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है? बुढ़ापे तक जाते जाते हमारी हड्डियां बिल्कुल एक हो जाएगी? नहीं, फिर तो हम बुढ़ापे में जाकर बिल्कुल हिल डुल नहीं पाएंगे। तो हड्डियां जो है वो एक नियमित नंबर तक आकर रुक जाती है, जैसे 206। हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती हैं और ये सभी अपना अलग अलग कार्य करती हैं। इन हड्डियों को आप देख सकते हैं या तो मानव मृत होने के बाद या फिर एक्सरे की सहायता से। जब इंसान मर जाता है बेटा तो हमारे शरीर का अधिकांश भाग गल जाता है, सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, या फिर हम उसे जला देते हैं। हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे हैं जो जलते नहीं है, कभी भी गलते नहीं है, और वो बने होते हैं कैल्शियम या फास्फोरस से। किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फोरस से। कैल्शियम फास्फोरस से हमारी हड्डियां बनती है और हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कहीं ना कहीं वही पदार्थ है जो चट्टानों में पाया जाता है, जो मार्बल में पाया जाता है, जो आपके घर में लगे हुए संगमरमर पत्थर में पाया जाता है। और यही वजह है कि हमारे शरीर को ये मजबूती देता है और साथ ही एक ढांचा। आपने देखा होगा एक जीव और दूसरे जीव में काफी अंतर होता है। एक जीव का ढांचा अलग है, दूसरे जीव का ढांचा अलग है। सवाल उठता है कि ढांचे में इतना अंतर अलग कैसे है? तो कहीं ना कहीं उनकी हड्डियों के कह सकते हो विकास पर निर्भर करता है। जैसे शरीर में हमारी हड्डियां होंगी, हमारे शरीर की छवि भी वैसी हो जाएगी। ये हमारे हाथ की उंगलियों की अस्थियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर छोटी छोटी अस्थियां हैं बेटा, जैसे ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। इन सभी हड्डियों को हम कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल। ऐसे बेटा हमारे शरीर के अंदर एक और हड्डी जैसी हड्डी का एक बॉक्स जैसा संरचना है, जिसे हम कहते हैं पसली पिंजर, जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में पसली भी कहते हैं। एक पसली में एक दाईं तरफ से और बाईं तरफ से 12-12 हड्डियां होती हैं, और 12 हड्डियों का यह ढांचा पसली पिंजर कहलाता है, जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से जैसे कि फेफड़े और दिल को सुरक्षा देता है। इसके बाद हमारे पास हड्डी सिर से लेकर कमर के जॉइंट तक पूरी एक लंबी संरचना होती है, जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, जो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कशेरुका कहते हैं। ये हड्डी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, छोटे छोटे ढांचे होते हैं, और इनके बीच में द्रव्य जैसा कुछ भरा होता है, जिसकी वजह से ये मुड़ जाती हैं, आराम से मुड़ सकती हैं, गति कर सकती हैं। उसके बाद हमारे कंधों में भी हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे नीचे जो जंघा वाली हड्डी होती है बेटा, या फिर हमारे कूल्हे के पास जो हड्डियां होती हैं, उनके जॉइंट को, उनके हम संधि को श्रोणी संधि कहते हैं, और श्रोणी अस्थियों से मिलकर बना होता है। श्रोणी अस्थि बेटा हमारे शरीर के जो निचले भाग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेटा वो स्थिर होता है, नीचे वाला हिस्सा हिलता डुलता होता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हमारी हड्डियों की वजह से ही हम गति कर पाते हैं? नहीं, हड्डियां एक ढांचा देती है, हड्डियां एक स्वरूप देती है, हड्डियां मजबूती देती है, लेकिन गति नहीं करती। गति करने के लिए हमारे शरीर में मांसपेशियां चाहिए, यानी कि मसल्स। मांसपेशियां अगर हमारे शरीर की कमजोर है बेटा तो हमारी गति करने में दिक्कत होगी, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हम बिल्कुल एकदम ऐसा लगेंगे जैसे कि लेजी हो, एकदम सुस्त से लगेंगे, कार्य करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है संतुलित भोजन खाएं, जिससे कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हो। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बेटा हमें योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह वॉक करना चाहिए। इससे मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारे शरीर के अंदर आलस नहीं रहती है। उसके बाद हमने कहा था कि एक प्रतिक्रिया को करने के लिए पेशी के जोड़े की जरूरत होती है, जिसमें एक संकुचन करता है तो एक बेटा शिथिल होता है, यानी एक सिकुड़ता है तो एक फैलता है। तो जो सिकुड़ता है हड्डी वो अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरा वाला शिथिल हो जाता है।
वहीं पर उल्टी दिशा के लिए दूसरा वाला जो है सिकुड़ जाता है और पहले वाला जो है वो दोबारा शिथिल हो जाता है। तो कहने का मतलब एक जोड़े मांसपेशी की जरूरत होती है किसी भी कार्य, किसी भी गति को दिखाने के लिए। जंतुओं की चाल की अगर हम, ये तो थे मानव की चाल, जंतुओं की चाल की बात करें, केचुए जो है उसके जैसी कुछ संरचना होती है, उसमें कुछ जाली जैसी संरचना होती है जो कहीं ना कहीं मिट्टी के ऊपर पकड़ बना बनाकर चलती है। मिट्टी पर ये आगे पकड़ बनाती है तो पीछे के भाग को आगे सिकोड़ लेती है, और जब पीछे पकड़ बनाती है तो अगले भाग को आगे तक फेंक पाती है, यानी कि गति कर पाती है। इसकी गति अलग अलग चीजों पर अलग अलग होती है। कांच पर गति करवाएंगे तो धीरे होगी क्योंकि कांच खुरदुरा नहीं होता। खुरदरी चीजों पर गति अच्छी कर पाती है क्योंकि इसके अंदर आप देखो छोटे छोटे से हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे बेटा घोंघा भी गति करता है। घोंघा में पेशी संरचना होती है जो एक खोल के अंदर रहती है, और जब इसे गति करनी होती है तो ये खोल से बाहर आकर गति करती है। इनके पास कोई पैर नहीं होते, बस ये है कि ये लहरदार कुछ संरचना करते हुए इनके मांसपेशियां दिखाई देती है। तिरचट्टा में बाहरी खोल होता है, इसके अंदर 6 पैर होते हैं, पंख होते हैं जिसकी सहायता ये उड़ सकते हैं और दौड़ सकते हैं। मछली की अगर हम बात करें बेटा तो मछलियां जो है वो धारा रेखीय होती है, यानी जो आसानी से तैर सकती है। मछलियां जब चलती है बेटा तो आगे वाले भाग को अगर दाईं तरफ मोड़ दिया तो पीछे वाले भाग को बाईं तरफ, और वो पूंछ से एक झटका मारती है जिसकी वजह से वो आगे गति कर पाती है। पंछियों की बात करें तो पंछियों की हड्डियां खोखली होती है जिसकी वजह से उनकी हड्डियों का वजन कम होता है। शरीर हल्का होने की वजह से वो आसानी से उड़ सकते हैं। उनके पिछले पैर उनको पकड़ने और खड़े होने में मदद करते हैं, चलने में भी साथ ही, और अगले वाले जो पैर हुआ करते थे कभी जो पंख में रूपांतरित हो चुके हैं जिसकी सहायता से वो उड़ पाते हैं। इसके बाद हमने बेटा सांप के बारे में बात की। सांप लहरदार तरीके से चलती हैं और सांप कभी भी सीधी सरल रेखा में गमन नहीं करते, वो लहर के द्वारा करते हैं। उनके सांप के शरीर में बहुत सारे लंबा एक मेरुदंड होता है जिसमें बहुत सारे पतले पतले और बारीक हड्डियां होती हैं, और उन हड्डियों की संरचना की वजह से वो अपने शरीर को सिकोड़ कर और लहर के द्वारा चला पाते हैं आगे। अब हमने जाना था कि योग का क्या महत्व है, तो मैं बता चुका हूं बेटा कि योग अगर आप करेंगे तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, शरीर मजबूत होगा और आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। कोई भी कार्य आप आसानी से कर पाएंगे, और विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में जो आपने पढ़ा उनके बारे में आप हमेशा इस्तेमाल कर पाएंगे, उनको मतलब इस्तेमाल में लेते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको 10-12 मिनट 15 मिनट में ये समझ में आ गया कि पाठ में क्या है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगली वीडियो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की होने वाली है, अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।